A legacy of lifetime. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप सबके साथ बात करने के लिए जो दुनिया की विषमताएं इस समय चल रही हैं, अलग अलग देश अलग अलग राजनीतिक समीकरणों में फंसते हुए अपने अपने फायदे और नुकसान की बात करते हुए कहीं न कहीं उलझते से फंसते से प्रतीत हो रहे हैं। तो आज इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने एक अध्ययन करने की कोशिश की कि दुनिया में देखा जाए कि किस प्रकार की राजनीतिक संरचनाएं, कितने प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स आज विश्व में हैं या कभी रहे या आगे हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज की इस चर्चा को केंद्रित किया है। तो सबसे पहले तो हमारे आपके बीच में हम बात करना चाहेंगे कि आज कितने प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स दुनिया ने देखे आज तक। तो लोगों ने डेमोक्रेसी देखी। डेमोक्रेसी आप सभी जानते हैं कि कौन सी व्यवस्था है। ये व्यवस्था है लोगों की, लोगों के द्वारा चुनी हुई और लोगों के लिए, यानी डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फिर बात आई रिपब्लिक की। रिपब्लिक डेमोक्रेसी के बीच में, रिपब्लिक व्यवस्था और डेमोक्रेसी के बीच में बहुत बारीक सा फर्क है, बहुत छोटा सा। क्योंकि रिपब्लिक में डेमोक्रेसी का अधिकार हम देने की बात तो करते हैं, परंतु वहां पे लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक व्यवस्था को बदलाव के रूप में एक्सेप्ट करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती। तीसरा आता है मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम जो है ये राजशाही व्यवस्था को इंगित करता है। राजशाही व्यवस्थाएं बहुत सारे विश्व के देशों में आज भी मौजूद है और कहीं न कहीं इसमें एकल स्वामित्व वाली बात कही जाती है कि एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति या एक ही वंश की राजशाही को एक मुल्क जो है वो अंगीकार करता है। फिर चौथे नंबर पे आती है बात कम्युनलिज्म की। कम्युनिस्ट कंट्री, आज आप जानते हैं कि चीन विश्व का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री है। इससे भी पहले कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर हुआ करता था, जो अपनी कम्युनल विचारधाराओं की वजह से ही, कम्युनिस्ट विचारधाराओं की वजह से ही छिन्न भिन्न होता चला गया। तो कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है अपनी कुछ बातों को, अपनी कुछ नियम शर्तों को। तो अभी आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कम्युनिस्ट विचारधारा क्या कहती है। और पांचवा प्रारूप है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप भी आज आप सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। उत्तरी कोरिया एक उदाहरण है इसका, हिटलर एक उदाहरण था इसका। तो डिक्टेटरशिप भी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होकर के काम करने वाली व्यवस्था को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तो आइए अब एक विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि मुख्यतः कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिन पे हम लोग आने वाले समय में अपने चारों तरफ विश्व को देखेंगे कि वो किस प्रकार से इससे अफेक्टेड हो रहा है। तो आज का जो बाइपोलर सिस्टम है विश्व का, ये दो ध्रुवों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है देशों का, और दूसरी तरफ है कम्युनिस्ट विचारधारा। कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। माओ सेतुंग ने कम्युनिस्ट विचारधारा को काफी प्रचार प्रसार किया। कम्युनिस्ट विचारधारा बेसिकली ये कहती है कि यदि आप हमसे इत्तेफाक रखते हैं, इफ यू एग्री विद मी यू आर माय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट एग्री विद मी यू आर माय एनिमी। यानी कि अगर आपकी ना इत्तेफाकी है तो आप ना दोस्त हैं, ना अपने हैं, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन। यानी ये आर पार वाली विचारधारा है। तो आर पार वाली विचारधारा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पनप नहीं पाती है। इसका उदाहरण हम लेते हैं यूएसएसआर के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो ध्रुवों में
पूरा विश्व बटा हुआ था, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए को शाना बशाना हर शय पे मात देने के लिए बैठा था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। ये भी एक कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला एक बड़ा मुल्क था। तब चीन का उद्भव उतना महत्वपूर्ण परिस्थितियों तक नहीं हुआ था जितना आज चीन दिखाई देता है। तब यूएसएसआर को एक साथ रख पाने में कम्युनिस्ट विचारधारा सफल नहीं हो पाई और अंततोगत्वा मिखाइल गोर्बाचोव जैसे दूरदर्शी व्यक्ति ने अपने यूएसएसआर को स्वच्छंद रूप से अलग करने के लिए, ताकि वहां के लोग, वहां की जनता जो त्राहिमाम कर रही थी, जो एक राजनीतिक समीकरण को झेलते झेलते त्राहिमाम कर चुकी थी, उसको उन्होंने मुक्त किया और बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग विभिन्न देश उद्भव में आए जो यूएसएसआर से अलग होकर के अपने 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 खुद के मुकाम को ढूंढने के लिए विश्व के पटल पे अपने आगे के राजनीतिक समीकरण को, अपने आगे की व्यवस्थाओं को, सरकारी व्यवस्थाओं को जनता के उद्भव के लिए, जनता के भले के लिए, जनता के लोगों के द्वारा प्रभावित होकर के आगे काम करने लगे। आज इसी परिपाटी पे चीन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। चीन ने भी अपने मिलिट्री माइट, मसल पावर, अगर आप बात करें तो उस पर काफी दमनकारी नीतियां अपना रखी हैं, न सिर्फ संपूर्ण विश्व में, बल्कि उसने अपने घर के अंदर भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी सामने देखी हैं, झेल रहा है और उसको वो मानना नहीं चाह रहा। वो मान नहीं सकता क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है कि सिर्फ एक ही विचार विश्व में रह सकता है और वो विचार है सत्ता का। सत्ता पक्ष अगर कह रहा है कि दिन में रात और रात में दिन, तो आपको वो मानना पड़ेगा। आपके अंदर अपने विचार व्यक्त करने का, सत्ता के विरुद्ध खड़े होने का कोई भी अधिकार आपको कम्युनिस्ट विचारधारा के सत्ता सिस्टम में नहीं मिल सकता। इसकी कई उदाहरण हमने चीन में भी देखे। सबसे पहला उदाहरण हमने देखा जब छात्रों ने चीन की व्यवस्था को चैलेंज किया। अभी तक ये सबसे बड़ी त्रासदी, वैश्विक त्रासदी के रूप में उभर के आया जब एक ही देश एक ही है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि देश एक ही है लेकिन वहां की जो सेना है वो अपने ही देश के नागरिकों और छात्रों पे गोलियां चला रही है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूं उस छात्र संघर्ष की जिसे बाद में जाकर के 13 मई 1989 को तिनमेन स्क्वायर पर विरोध कर शुरू किया गया और 5 जून 1989 को एक बहुत ही विलक्षण तस्वीर सबके सामने आई, जिसको काफी दिन तक चीन ने कोशिश की कि दबा के रखा जाए। वो तस्वीर थी एक टैंक मैन की। उस व्यक्ति का नाम कभी भी सामने नहीं आ पाया, उसकी पहचान कभी भी सामने नहीं आ पाई, लेकिन उस एक अकेले निहत्थे व्यक्ति ने चीन की साम्राज्यवादी, साम्यवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा की सैन्य बलों को, टैंकों को अपने दोनों खुले हाथों से रोक करके विश्व को ये बताने की चेष्टा की कि एक व्यक्ति भी बदलाव के लिए पर्याप्त होता है। पर उस व्यक्ति को कब, कहां, किस सुप्तावस्था में डाल दिया गया कोई नहीं जानता आज तक। उस बात पे आज भी चीनी प्रशासन खुल करके बात करना नहीं चाहता। आज चीन ने हांगकांग को पूरी तरह से निगल जाने का मन बना रखा है, हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने की बात कर रहा है। फिर उसी के अनुक्रम में चीन ताइवान को भी खत्म करना चाहता है। चीन उसको भी वन चाइना पॉलिसी के तहत अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता है, वहां के लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकारों को खत्म कर देना चाहता है। चीन जापान में भी आगे शिनकोकू आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं एक उस हठवादिता की, हठ धर्मिता की,
जो एक सत्ता पक्ष मान के चले कि वही सही, बाकी दुनिया में सब गलत। हालांकि इसका जो मूल सिद्धांत था कि सबको एक जैसी व्यवस्था मिले, पर उससे कहीं ना कहीं आज कम्युनिस्ट विचारधारा की इस सत्ता को हम भटकते हुए देखते हैं, क्योंकि सबको एक बराबर के अधिकार दिलाने के लिए बहुत से लोगों से आप इस आदत से मजबूर हो जाते हैं कि उनके अधिकार छीनने की आदत आप में आ जाती है। चीन के ही बगल में एक डिक्टेटरशिप चल रही है। डिक्टेटरशिप है हमारे एक बड़े छोटे से मुल्क की, जिसकी अगर जियोग्राफिकल स्टेटस आप देखें तो बहुत ही अदना सा है, छोटा सा है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप वहां की भी बातें खुल करके वहां के नागरिकों की बातें, उनकी मूलभूत जरूरतों की बातें आ नहीं पाती समाज में, वैश्विक समाज में। वहां कब किसका पेट भरा, किसका नहीं भरा, किसके मन के हिसाब से उसने जीवन जिया, किसके मन के हिसाब से उसने जीवन नहीं जिया, ये सारी बातें एक अकेले व्यक्ति के मन के आगे, तानाशाही के आगे खत्म कर दी जाती है। तो अब मूलतः अधिकतर देश, ये इक्के दुक्के उदाहरण अगर हम छोड़ दें, बढ़ चले हैं डेमोक्रेसी की तरफ। डेमोक्रेसी वो शासन व्यवस्था है जिसमें लोग स्वयं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता पे बैठाते हैं, उनके हाथ में सत्ता की बागडोर देते हैं। यदि वो काम अच्छा करते हैं तो दोबारा उनको मौका देते हैं, तिबारा मौका देते हैं, और अगर यदि वो मन माफिक काम नहीं करते हैं तो उनको अपदस्थ करके एक चुनाव, एक इलेक्शन की प्रक्रिया से दूसरे को मौका देते हैं। ये व्यवस्था आपके अपने मुल्क, आपके अपने देश भारत में देखी जा रही है। लेकिन डेमोक्रेसी के भी कई आयाम हैं। डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकारी तंत्र जो है, ये सत्ता का जो सिस्टम है, ये बनाया ही जाता है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। लेकिन उन लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच, तो अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, खास करके मैं अब बिल्कुल बिंदुवार बात करना चाहूंगा अपने ही देश के लोगों के बारे में, भारत के देश के लोगों के बारे में, जो कुछ भी मन में आता है और कुछ भी कह देते हैं, ये गलत है। वो विरोध करना उनका अधिकार है, अपनी बात रखना उनका अधिकार है, मैं उसके कतई विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन सरकार से जुड़ी नीतियां, सरकार से जुड़े निर्णय, उनका विरोध इस हद तक करना कि एक स्तर से भी नीचे गिर करके शब्दावली का प्रयोग या इस तरह की बातों के बारे में पब्लिक डोमेन पे जिक्र करना जिसका फायदा दुश्मन देश उठा सके। भारत एक शक्तिशाली देश है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शक्तिशाली देश भी, कहते हैं एक सिंह भी अगर 10 भेड़ियों से, 10 कुत्तों से घिर जाता है तो वो भी एक हद के बाद लाचार हो जाता है। तो आज भारत सिंह भूमि है, आज भारत वीरों की भूमि है, समर्थ भूमि है, परंतु आज आप ये आंखें खोल के देखिए कि ये घिरी हुई है दुश्मनों से। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ रोहिंग्या व बांग्लादेशी घुसपैठ है। तो ये चीजें खोखला कर रही हैं, और हमारे अपने ही भाइयों के द्वारा जब हम ये सुनते हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए एक इलेक्टेड व्यक्ति को वो चुन के आया है, भारत की एक बड़ी आबादी ने उसे चुना है। हो सकता है उससे आपके वैचारिक मतभेद हों, उसमें कोई दो राय नहीं है, और विचार उत्पन्न होना, विचारों का मतभेद होना बहुत ही उर्वरक मस्तिष्क की निशानी है। पर वो उर्वरक मस्तिष्क मेरे ख्याल से इतना परिपक्व भी होना चाहिए कि अपने अंतर विरोध, मतभेदों को प्रकट करते समय
हम अपने साथ साथ सामने वाले के भी सम्मान का ध्यान रखें। हमारी परिपक्वता हमारी बातों से, हमारी वाणी से ही परिलक्षित होती है। वो हमारे अंतर्मन का प्रतिबिंब है। और मेरे ख्याल से जब हम एक कलुषित भाषा शैली का प्रयोग करते हैं अपने फायदे के लिए, तो वो इस बात को दूसरे की कमी बताए या ना बताए, साबित कर पाए न कर पाए, पर ये तुरंत साबित कर देती है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आप दूसरे की उन्नति को, तरक्की को अपने मन से मान नहीं पा रहे हैं। ये हार और जीत नहीं है, ये एक व्यक्ति या एक पार्टी की जीत और हार नहीं है। ये जीत और हार होनी चाहिए एक राष्ट्र के रूप में हम सब की। चाहे उस कुर्सी पे किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो, पर वो हार और जीत भारत की होनी चाहिए। भारत के भाल पे, भारत के मस्तक पे विजय तिलक लगना चाहिए। फिर वो विजय तिलक किसी के भी हाथों, किसी के भी कर्मों द्वारा हो, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रशंसा ना कर पाए तो कम से कम साथ दें, साथ भी ना दे पाए तो मौन स्वीकृति दें, मौन एक्सेप्टेंस दें उसको कि हाँ उसने आपके देश के लिए कुछ किया। यदि कुछ कमियां आपको दिखती हैं उसके प्रयासों में, तो बहुत से रास्ते हैं जिसमें आपका भी सम्मान बना रहेगा और सामने वाले का भी सम्मान बना रहेगा, उसको आप प्रकट करें। तो आज का विश्लेषण मैंने इसीलिए करने की कोशिश की कि शुक्र मनाएं हम सब कि हम किसी भी तरह से किसी मोनार्की सिस्टम या हम किसी भी डिक्टेटरशिप या किसी कम्युनिस्ट विचारधारा के मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। हम उस देश के बाशिंदे हैं जिसमें हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। तो अधिकार का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। लोगों को, सरकारों को और हमारी राजनीति को थोड़ा सा संयमित बनाने में हम सबको आगे आना पड़ेगा। बस मेरी आज की बात, आज की विचार यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, इस धवल, इस पुण्य उम्मीद के साथ कि हम सब अपने अपने कर्मों से, अपने अपनी वाणी से, अपने अपनी विचारों से भारत का भविष्य उज्जवल बनाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।